मॉर्निंग बच्चों, इस यूट्यूब चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न मृदा जीवांश पदार्थ और मृदा सूक्ष्म जीव, सेकंड जो चैप्टर है उसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों की आप तैयारी कर लें। इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न इसमें मैंने बनाए हैं, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, तो आप इन प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि इसका मैंने रिवीजन क्लास आपकी पूरी ले चुका हूं। सारी रिवीजन क्लास आपने देखी होंगी। उस वीडियो को वापस एक बार आप देख लें। उसको देखने के बाद इन अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो इन सब के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अपन शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है, जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। 1 नंबर का प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, खनिज मृदा में कितने प्रतिशत जीवांश पदार्थ होते हैं। 1 नंबर का प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न है कि कितने प्रतिशत जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, जीवांश पदार्थ के स्रोत कौन कौन से होते हैं समझाइए, यानी कहाँ कहाँ से जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा जीवांश पदार्थ में पाए जाने वाले कोई 2 अकार्बनिक तत्वों के नाम बताइए। आपको बताने हैं केवल कोई 2 अकार्बनिक तत्वों के नाम। अगला प्रश्न है, मृदा जीवांश पदार्थ का रासायनिक संगठन आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6, मृदा जीवांश में लिग्निन तथा प्रोटीन की कितने प्रतिशत मात्राएं पाई जाती हैं। लिग्निन कितने प्रतिशत होता है और प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है। ये अगर आपको इसका रासायनिक संगठन आता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन किसे कहते हैं, इसको आपको परिभाषित करना है, विच्छेदन की प्रक्रिया को, कि विच्छेदन की प्रक्रिया क्या होती है। अगला प्रश्न है, जीवांश पदार्थ में किसका विच्छेदन सबसे मंद गति से होता है, यानी जो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे धीमी गति से विच्छेदित होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, उसका नाम लिखना है केवल। अगला प्रश्न है, लिग्निन का विच्छेदन करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम। लिग्निन जो होता है इसका विच्छेदन बहुत ही मुश्किल से होता है, धीमी गति से होता है, तो इसको विच्छेदित करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के आपको नाम लिखने। अगर आपने मेरी लाइव क्लास देखी होगी तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं समझाइए। प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखना है। ये एक लॉन्ग टाइप आंसर जो होते हैं वो प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है, ह्यूमस किसे कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा है ह्यूमस की, वो आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है, सरस पौधों की तुलना में परिपक्व पौधों का विच्छेदन मंद गति से क्यों होता है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। नमी मतलब कितनी होनी चाहिए ताकि जीवांश पदार्थ का विच्छेदन आसानी से हो सके। अगला क्वेश्चन है, बेकमैन तथा ब्रेडी के अनुसार ह्यूमस की परिभाषा आपको लिखनी है। इन 2 वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिक के अनुसार ही आपको उसकी परिभाषा देनी है जो इन वैज्ञानिकों ने बताई थी। अगला प्रश्न है, फल्विक अम्ल तथा ह्यूमिक अम्ल में कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं। ह्यूमस के कोई 4 भौतिक गुण लिखिए। अगला प्रश्न, ह्यूमस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्राएं कितनी कितनी होती हैं, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न, ह्यूमस के लिए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। यह आपको बताना है कि ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ह्यूमस का रासायनिक संगठन लिखिए। तो ये सारे के सारे ह्यूमस से संबंधित प्रश्न हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, भारात्मक दृष्टि से ह्यूमस का रासायनिक संगठन। भारात्मक में इनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितने कितने प्रतिशत पाई जाती है उसके बारे में आपको लिखना है। लाइव क्लास में मैं ये आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, मृदा जीवांश पदार्थ मृदा गुणों तथा उर्वरता को किस प्रकार से प्रभावित करता है, कोई 4 प्रभाव लिखिए। अगला प्रश्न, मृदा में कार्बन चक्र को समझाइए। आपको ये चक्र को समझाना है। अगला प्रश्न, कार्बन चक्र में CO2 का क्या महत्व है, इसको लिखना है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न, छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, यहाँ केवल मृदा का पूछा गया है, इसका भी ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है, कृषि योग्य भूमि का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की परिसीमा कितनी होती है। रेंज पूछी है, कितनी होती है
फलीदार पौधों तथा गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। ये सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों, और हमेशा पूछते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे आपसे। अगला प्रश्न है फसल अवशेष यानी भूसे में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। अगला प्रश्न, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के कोई दो महत्व लिखिए कि इस अनुपात का क्या महत्व है मृदा के लिए। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाते हुए इसकी परिभाषा लिखिए कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। अगला प्रश्न, खनिजन किसे कहते हैं, एक छोटा सा प्रश्न है। उसके बाद जो प्रश्न है, अमीनीकरण, अमोनीकरण तथा नाइट्रीकरण को समझाइए। तीनों की परिभाषा आपको लिखनी है, और हो सके तो इसमें रासायनिक समीकरण भी अपन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं। ये भी एक सिंपल सी परिभाषा है। अगला प्रश्न, मृदा जीवाणु के 4 कार्य आपको लिखने हैं। मृदा में जो जीवाणु पाए जाते हैं उसके कौन कौन से 4 कार्य होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है, मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु के बाद पहली वर्षा होने पर भूमि से सौंधी सौंधी सुगंध किस जीवाणु के कारण आती है। यानी कौन सा ऐसा जीवाणु है उसका आपको नाम लिखना है जो वर्षा ऋतु के बाद सौंधी सौंधी सुगंध उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, कवक में बनने वाली धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 41, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। सहजीवी के बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। तो इसमें आपको असहजीवी के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 43, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले वातजीवी तथा अवातजीवी जीवाणुओं के उदाहरण लिखिए। आपको दोनों के उदाहरण लिखने हैं, वातजीवी कौन सा जीवाणु होता है और अवातजीवी कौन सा जीवाणु होता है। अगला जो प्रश्न है, एजेटोबैक्टर जीवाणुओं की कोई 4 प्रजातियों के नाम। इनके आपको 4 प्रजातियों के नाम लिखने हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सहजीवी जीवाणुओं का उदाहरण लिखिए। सूक्ष्म जीवाणु का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, यह अपन को लिखना है। लिग्नोप्रोटीनेट कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, इस तरह के प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं, सुमेलित कीजिए। राइजोबियम की प्रजाति लिखी हुई है एक साइड, और एक साइड लिखा हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसलें। यानी ये जातियाँ कौन सी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती हैं, तो ये सुमेलित करना है। यहाँ पर एक लिखा है राइजोबियम मेलिलोटी, ये इनमें से कौन सी फसल में नाइट्रोजन स्थिर करती है। उद्यान मटर या मसूर में, सोयाबीन में, रिचका में, या मोठ या गार्डन बीन में। तो जो है उसमें आपको उसको सुमेलित करना है। दूसरा है राइजोबियम लेगुमिनोरेसम सेरम, है ना। तीसरा है राइजोबियम फेजियोली, और चौथा है राइजोबियम जैपोनिकम। तो ये 4 जो इसकी प्रजातियां हैं, ये कौन कौन सी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, वो अगर आपको याद है तो आप इनको आंसर आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न बच्चों वो है, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। टेम्परेचर पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम क्या कहलाता है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन यानी अमोनियम के रूप में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट में बदल जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केवल आपको उसका नाम लिखना है। तो ये बच्चों इम्पोर्टेंट प्रश्न थे चैप्टर नंबर 2 के, यानी सेकेंड चैप्टर के 50 प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर घर पर बैठकर ही लिखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपको इसमें से कितने प्रश्न बिल्कुल टिप्स पर आते हैं। तो मैं आपके कमेंट की वेट करूंगा। और जब भी लाइव जो क्लास अपनी चल रही है उसमें इस समय 7 चैप्टर चल रहा है, ये 7 चैप्टर ख़त्म होते ही वापस से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिए जाएंगे। आपको उन प्रश्नों के उत्तर करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छा आप अंक प्राप्त करें। और जो बच्चों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।